नमस्कार जी। आज हम लोग इस क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर कवर कर लिए हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद। संयोग से इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है लेकिन अब आपको रैखिक समीकरण से लगातार वीडियो मिलेगा, ठीक है। बाकी का जो दो चैप्टर छूट गया है तो बहुत बच्चों का हुआ भी नहीं है वास्तविक संख्या, जो बाद में आए हुए हैं, तो उनके लिए जब सेशन चालू होगा तो उस समय रिकॉर्ड करके इसको डाल दिया जाएगा। फिलहाल आपको दो चरों में रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो ये हमारा बैच है ये 2027 के लिए प्रिपेयर हो रहा है। जैसा कि पिछला बैच 2026 का एग्जाम संपन्न हो गया है और आप लोग का जो ये बैच है 2027 के लिए है, तो वैसे ही जी जान लगा करके अभी से ही आप लोगों को मेहनत करना है, तभी आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आप हाल ही में बहुत सुने होंगे कि एक महीना पढ़ लो तो पूरा 100 में 100 करके आओगे, 10 दिन पढ़ लो 100 में 100 करके आओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, भ्रम फैलाया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षकों के द्वारा, कुछ ही शिक्षक है ऐसे। लेकिन शर्त ये है, समस्या ये है कि अगर आप सही तरीके से अभी से अगर नहीं पढ़िएगा, सही तरीके से उस पर काम नहीं कीजिएगा तो आप कहीं का ही नहीं रहिएगा। 2 से 3 महीना किसके लिए है? जो 2 महीना 3 महीना एग्जाम की तैयारी किसके लिए है? बानभट के लिए कि जो पहले से खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है 2-3 महीना काफी होता है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अभी आपका बहुत सारी कमियां हैं आप लोगों में, उसको दूर करना है और इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है ऑफलाइन। यहाँ आप शिक्षक के सामने बैठते हैं, अनुशासित रहते हैं। सबसे पहली बात, ऑनलाइन में क्या होता है कि घर में बैठे बैठे सुध के देख रहे हैं, तो कभी उठ के देख रहे हैं, कभी कैसे देख रहे हैं, तो ये अनुशासन तो पहले वहां खत्म हो जाता है। मन करेगा तो देखेंगे, नहीं तो अच्छा तो रिकॉर्डेड डलवे करेंगे, बाद में देख लेंगे। ये सब समस्याएं आती है ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन से ही जुड़े रहना है, समझ गया कि नहीं। जो भी ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बेहद खास संदेश है कि सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन से भी जुड़ना है आप लोगों को, ताकि आपका बेहतर प्रिपरेशन हमारी आंखों के सामने हो, हम देख सके कि आपकी क्या कमी है, उसको दूर करें। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कमियों को छुपाने में लग जाते हैं। नहीं भी आ रहा तो बोले हाँ सर आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा सर। ये सब कमियां कब पकड़ाती है? जब आप ऑफलाइन में हमारे सामने बैठते हैं। ऑनलाइन में सब कमी पकड़ाएगा जी? नहीं सर, रटा रटौल चलेगा, कुछ से कुछ रटेगा, खाली ऑब्जेक्टिव सारे जीवन थोड़ी चलेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, बेसिक कैलकुलेशन सही नहीं होगा, तब तक आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाइएगा, चाहे किसी भी सवाल को आप बना रहे हो। समझ को डेवलप करना है, सवाल को रटना नहीं है, रटने से बचना है, समझ गए कि नहीं? yes. तो चलिए हम लोग आते हैं, ये तीसरा चैप्टर है, दो चरों में रैखिक समीकरण। कह रहा है कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। समीकरण से आप लोग पहले भली भांति परिचित हैं, बेसिक समीकरण को हल भी किए हैं, है ना? एक चर वाला रैखिक समीकरण था, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, ये सब एक चर वाला हो गया। लेकिन यहाँ हम दो चर की बात कर रहे हैं। देखो इसमें x भी है और y भी है, दो चर आया है कि नहीं? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ एक चर वाला रैखिक समीकरण खूब हल की इससे पहले आप लोग क्लास 9th में भी दो चर वाला का चर्चा है, हालांकि आप लोग पढ़े कि नहीं पता नहीं, पढ़े हैं तो ठीक है। तो इससे पहले आप लोग एक चर दो चर वाला भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हम लोग विशेष रूप से दो चरों में रैखिक समीकरण का चर्चा करेंगे आगे। यहाँ देखिए कि ये रूप किस रूप में रहेगा, तो ax प्लस by प्लस c। अब जरूरी नहीं है कि x और y ही रहे, कोई भी दो चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, के रूप में लिखा हो सकता है, जहाँ a b और c, यानी कि जो a दिख रहा है b और c, इसके जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि a और b खास करके जो चर के साथ जुड़ा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो इसके अस्तित्व को समाप्त कर देगा, इसलिए कंडीशन से अप्लाई कर दिए हैं कि a और b जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो चरों x एवं y में एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है।
इसका कुछ एग्जाम्पल भी लिया गया है। देखो 2x + 3y बराबर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x + 3y, ये +5 इधर आएगा तो उधर, अब 5 तो आ गया तो क्या बच गया? 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको देखिए, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कि 3x + 2y, ये +11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -11 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3x + 4y, ये -20 उधर गया तो +20, है कि नहीं? तो ये जो समीकरण दिख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए किन किन विधियों का यूज करेंगे हम लोग, है ना? किस किस प्रकार का समीकरण है। स्टॉप करोगे, रोकना है, काटना मत। तो अब हम लोग देखेंगे एक रैखिक समीकरण का हल। कैसे हम लोग समझेंगे कि ये जो है रैखिक समीकरण का ये हल है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी दिए गए रैखिक समीकरणों में दोनों चरों जैसे x और y के रूप में है तो x y का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि जो भी रैखिक समीकरण दिया रहे, चाहे जिस भी चर के रूप में हो, x y के रूप में हो या एस टी के रूप में हो, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो उस चर का मान रख दीजिए आप उस समीकरण में। अब देखिए कि दोनों तरफ वो बराबर होता है या नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो वो जो है x और y का जो मान है उस समीकरण का एक हल है। अगर नहीं हुआ तो उस समीकरण का वो हल नहीं है। जांच करने का भी ये तरीका है। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि दिखाएं कि x = 3, ध्यान दो, और y = 2। अब एक समीकरण है, समीकरण तो लिखा ही नहीं है, तो समीकरण का हल है या नहीं? कौन सा समीकरण है? 3x + 2y = 13। 3x + 2y = 13 का हल है। मतलब ये हम लोग को दिखाना है कि एक्चुअल में इसका हल है या आइए देखते हैं। जो समीकरण दिया है उसमें दो पार्ट है, ठीक है? एक इधर वाला पार्ट को LHS कहते हैं। LHS का फुल फॉर्म समझ रहे हैं आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड। और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, है ना? जैसे ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा और इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड, बराबर है ना बीच में। तो बराबर के फर्स्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस समीकरण का आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लीजिए, LHS। तो LHS बराबर है कितना? 3x + 2y, है ना? यही ना है। अब हम क्या करेंगे कि जो x और y का मान है हमारे पास, इसमें रख करके देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो रखिए, 3 है पहले से लिख दिए, ठीक? और x की जगह पे कितना रखना है जी? 3। तो इसके बीच कौन सा चिन्ह है? गुना का। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 3 + 2y, y का वैल्यू कितना है? 2 रख दिए। तो 3 दिया कितना आ जाएगा? 9। 2 दूनी कितना हो गया? 9 4 13। क्या RHS आ गया? यस सर। इसका मतलब साफ है कि जो x = 3 है और y = 2 है, इस समीकरण का एक हल है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण जब हल करेंगे तो जांच भी करेंगे कि जो आपका x और y का मान आया है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। तो वही x और y के मान को किसी भी समीकरण में रख करके जब पुट कीजिएगा, अब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो समझ जाइए कि आपका समीकरण सही है। ठीक है? ये जांच करने का एक तरीका है। इस प्रकार से हम इसके हल को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप नहीं सर। हो गया? चलो ध्यान दो। अब जो हमारा टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण जो हो रहा है ना जी, दो चरों में रैखिक समीकरण जो, ठीक है? यहाँ पे दो चर वाला तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड जुड़ा है जुग्म। क्या जुड़ा है? जुग्म। जुग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तो होगा लेकिन जोड़ा में। किसमें? जोड़ा में। तो कह रहे हैं कि दो अज्ञात चरों x एवं y में दो रैखिक समीकरण जिनमें प्रत्येक x तथा y के समान मानों के जुग्म द्वारा संतुष्ट होता है। मतलब जो x और y का वैल्यू हो ना, वो पहले का समीकरण को भी संतुष्ट करे
और दूसरों समीकरण को संतुष्ट करे तो इसी को हम लोग कहते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण जो। जैसे अभी जनरली हल पढ़े थे हम लोग की x और y क्या कोई वैल्यू था जिसको हम उस समीकरण में पुट किए तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। वही बात यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों समीकरण के लिए है, ये दोनों समीकरण के लिए है। ऐसा नहीं कि इस समीकरण का कोई और हल आ गया और इसका कोई और आ गया। इसमें x और y का वैसा वैल्यू हो जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो। अगर इसमें भी x y का मान रखे तो दोनों तरफ बराबर हो जाए, और वही मान दूसरे समीकरण में भी रखे तो दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसी को हम लोग कहते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण जो। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका एक व्यापक रूप लिखे हुए हैं a1 b1 c1 करके। a1 b1 c1 इसके जगह पे आप कोई भी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0, यहाँ पे 0 नहीं रखना है। a1 और b1 जहाँ चर राशि के साथ है ना वहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अस्तित्व को क्या करेगा, अरे 0 तो गुना हुआ तो x को 0 ना कर देगा, इसलिए वहाँ पे 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a1 b1 c1 a1 b1 और a2 b2 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो अब ये समीकरण लिए हुए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे x बराबर 2 और y बराबर -3 रख करके ये दोनों वैल्यू रख करके देखते हैं कि ये दोनों समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। ठीक है, पहला समीकरण को अगर देखा जाए, हल कर चल हल करना। देखिए पहला समीकरण है 2x - 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखेंगे तो 7x - 2y बराबर 20 हो गया, ये समीकरण 2 है। अब इसमें जो x और y का वैल्यू है रख करके देखेंगे, दोनों में रख करके देखेंगे कि इसके मान को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। चलो LHS ले लेते हैं समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 का है ना LHS लो। LHS कितना है जी, तो 2x - 3y बराबर में क्या है, 13 है, नहीं ना है, तो यहाँ 13 नहीं लेना है, LHS पार्ट में लेना है। तो 2x, तो x का वैल्यू क्या रखना है, तो x का वैल्यू 2, यहाँ 2 रख दिया। -3y, y का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ रखना -3, यहाँ ब्रैकेट में ले लो। 2 दूनी कितना हो गया 4। अब ध्यान दो, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 तिया कितना हो गया 9 4 13। क्या RHS आ गया? यस सर। अब देखो दूसरे समीकरण के लिए, समीकरण 2 से x का वैल्यू कितना है 2 रख दो, -2y, y का वैल्यू कितना है -3 हो गया। तो 7 दूनी कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया प्लस होगा ना जी, माइनस प्लस, 14 6 कितना हो गया 20। क्या RHS आ गया? यस सर। बीसे ना लाना था। yes, तो बताओ यही दोनों मान रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हुआ कि नहीं? yes, इसलिए इसको कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। नमस्कार। तो अब हम लोग दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म होता है इसको हल करने की अनेकों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो क्लास 10th है इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 विधि का यूज करते हैं। एक तो है आपका आलेखीय विधि, या इसी को ग्राफीय विधि भी कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक आलेखीय विधि का यूज करते हैं और ये तो फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से ये वो 5 नंबर फिक्स है। ग्राफ हर एक बार आप पिछले 10 वर्षों का भी अगर इतिहास उल्टा करके देखिएगा बिहार बोर्ड का, तो हर एक बार 5 नंबर का ग्राफ पूछा जाता है। तो ग्राफ भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक ग्राफ कॉपी खरीद लेना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी लेकर के आइएगा, उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसका हल होता है और फिर कैसे ग्राफ खींचते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही चर्चित विधि है। प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण रहेगा,
जिसमें समीकरण 1 से आएंगे और उसमें किसी एक का वैल्यू निकाल करके फिर उस वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करते हैं तो वहां से है ना उसका वैल्यू निकल जाता है। तीसरा है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। विलोपन नाम से यह स्पष्ट है, विलुप्त कर देना है ना। यानी कि दो समीकरण होगा उसमें किसी एक चर को समान करके क्या कर देना है, उसको विलुप्त कर देना है यानी कटा देना है। ऐसा हम लोग बैलेंस करेंगे कि किसी एक चर का मान क्या हो, घटाने पर या जोड़ने पर कट जाए। तो इसी विधि को हम लोग विलोपन विधि कहेंगे। और एक है वज्र गुणन विधि, जो तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको कहा जाता है। तो ये चारों इम्पोर्टेंट विधि है और ये चारों के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आलेखीय विधि। तो क्या ग्राफ पहले पढ़ा दिया जाए तुम लोगों को? इससे पहले क्या होगा कि सब अंतिम में पढ़ाते हैं ग्राफ, लेकिन अभी इस बार चाह रहे हैं कि सब एकदम लगातार पढ़ाते हुए ही चलेगा। ठीक है, बाद में रिवीजन चलेगा तो होगा ही, एक बार और पढ़ लेगा। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिक्कत किसी को? तो कल आप लोग ग्राफ कॉपी भी लेकर के आइएगा। आज जितना भी इंट्रोडक्शन है, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है वो सबको हम लोग देख लेते हैं। और कल ग्राफ कॉपी लेकर आइएगा तो उसमें सीखेंगे कि कैसे हल करना है, समीकरण को हल करना है और फिर ग्राफ कैसे कॉपी में खींचना है। ठीक है, यस सर। हो गया। तो हम लोग जब ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि को हल करेंगे, ठीक ना, तो इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 तरह का हल प्राप्त होगा इसमें। ठीक है, केस 1, केस 2 और केस 3। मान के चलो कि दो समीकरण होता है और दोनों समीकरण का जब हल निकाल के हम ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ लाइन होता है ना, ग्राफ कॉपी में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परितः हम लोग ग्राफ जब खींचते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो इससे इस पे जब हम लोग समीकरण का लाइन खींचते हैं ना तो 3 केस बनता है। या तो प्रतिच्छेद करेगा, है ना, क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा, या संपाती होता है ना, क्या होता है, संपाती होता है, या क्या होता है, समानांतर होता है। क्या होता है ना, समानांतर होता है। ये इतना ही, ये 3 केस बनता है। प्रतिच्छेदी कब कहेंगे, कब समझेंगे? तो देखना कि जब ग्राफ में दोनों समीकरण का जो लाइन होता है एक दूसरे को क्या कर दिया, किसी एक बिंदु पर काट दिया। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। अगर वो लाइन किसी एक बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इसका केवल और केवल एक हल निकलता है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे कट किया इसलिए कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। वहीं अगर हम संपाती की बात करें तो जब एक रेखा है दूसरी रेखा को पूरी क्या कर ले, ढक ले एकदम। मान के चलो कि एक समान है, ठीक, मान लो ये कलम है और दूसरा कलम क्या किया कि इसको पूरा इस तरह से क्या कर दिया, इसको ढक दिया। क्या ढक लिया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती। तो एक रेखा पहले से है, मान के चलो इस पे ए बी है ना, ए भी एक रेखा पहले से है और दूसरी रेखा इसी पर आ करके इसको पूरा ढक लिया, ये सी डी। तो इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है, संपाती। ये क्या है, संपाती। और एक समानांतर। अच्छा, संपाती के केस में क्या होता है, देखो यहाँ तो प्रत्येक बिंदु हम लोग को मिलता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु इसका हल देता है, क्योंकि सभी रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई रहती है हमेशा, ये कभी हटने वाली नहीं। तो ये प्रत्येक बिंदु इसका हल देता है, इसलिए इसको कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। लेकिन वही समानांतर की बात करें तो ये तो कभी आपस में मिलती ही नहीं है, ये कभी मिलवे नहीं करती है। बताओ तो, ये अपने जीवन काल में केवल एक बार मिला, ये तो रोज मिल रहा है, ये कभी मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये हम लोग समानांतर रेखा इसको कहेंगे। और जब ये कभी मिल ही नहीं रहा है तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। एक बार निकलेगा तो केवल एक हल, बार मिल रहा है तो बहुत सारा हल, एक को बार नहीं मिला तो एक को हल नहीं है। इमोशंस मैथमेटिक्स में भी होता है बुआ, समझा कि नहीं? बताओ, ये केवल अपने पूरे जीवन काल में एक बार, बार, एक को बार,
समझे? तो ये 3 केस हम लोगों को देखना है। अब इसको हम लोग विस्तार से समझने के लिए एक सारणी का यूज करेंगे और उसमें सभी अनुपातों के तुलना को भी बताएंगे कि किस प्रकार से समीकरण दिया रहेगा तो उसके अनुपात को तुलना करके बता पाएंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, संपाती और समानांतर है। जरूरी नहीं है कि हम ग्राफ खींच करके ही बता पाए, आप अनुपातों के यानी जो समीकरण दिया रहा है उसके अनुपातों की तुलना करके भी बता सकते हैं कि इसका कितना हल है ना, ये प्रतिच्छेदी है कि क्या है। सब चीज हम लोग एक सारणी में देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सारणी को समझेंगे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से दोए अरमान, सब अरमान को पानी फेर देंगे अभी। देखो मान के चलो कि कोई समीकरण है, जैसे कि a1x हो गया, ये दिख रहा है ना जी? यस सर। b1y हो गया प्लस में c1 बराबर क्या हो गया 0। दूसरा समीकरण a2x हो गया प्लस b2y हो गया प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार का जब समीकरण होता है ना, तो ये a1 और a2, b1 और b2 जो x और y का गुणांक होता है उसको तुलना करके हम पता करेंगे कि इसका ग्राफीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो सपोज करो कोई समीकरण इस तरह से दिया है कि 2x प्लस 3y प्लस 7 दे दिया बराबर 0 और 3x प्लस 5y प्लस 3 दे दिया बराबर में 0। तो यहाँ पे देखिए जो x के साथ ये गुना है ये a1 का मान होता है, जो y के साथ गुना में है ये b1 का मान होता है। ठीक ना, फिर यहाँ पे देखिए नीचे वाला समीकरण में ये किसका मान हो जाएगा a2 का, और y के साथ जो गुना है ये b2 का मान हो जाएगा। ठीक ना, और ये क्या हमारा होता है c2, ये हो गया c1। इसी प्रकार से इसके अनुपातों की तुलना करके हम बता पाएंगे कि ये समीकरण का हल कैसा है। कैसा है? मजा आया? यस सर। ठीक है, तो मान के चलो अनुपातों की तुलना करने के क्रम में एक ऐसा वैल्यू आ गया, कंडीशन आ गया कि जो a1 और बाय a2 का मान था वो बराबर नहीं हुआ b1 बाय b2 के मान के। ठीक है, हम दो समीकरण दिया, उसमें हम जब तुलना करके जांच किए कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं आया। तब इस कंडीशन में क्या होगा ग्राफीय विधि बताओ? प्रतिच्छेदी। वेरी गुड, क्या होगा ये? प्रतिच्छेदी हो जाएगा, है ना। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। फिक्स है कि जब इस समीकरण में ऐसा कंडीशन बने कि a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 के, तो हम समझेंगे कि ये कैसा ग्राफ देगा हमको? प्रतिच्छेदी ग्राफ देगा, है ना। प्रतिच्छेदी ग्राफ है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि दोनों रेखाएं एक बार कट करती है, आया ना। उसके बाद इसका जो बीजगणितीय निरूपण होता है इसमें केवल और केवल एक हल निकलता है। कितना हल निकलेगा? एक हल। तो इसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? अद्वितीय हल। केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। केवल एक हल, या इसी को क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। दूसरा अगर हम चेक करें, ठीक है, कि मान के चलो कि ये तीनों बराबर हो गया। सपोज करो ऐसा कंडीशन आ गया कि a1 बाय a2 बराबरे हो गया b1 बाय b2 और बराबरे हो गया c1 बाय c2। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? संपाती। वेरी गुड, संपाती कहते हैं, है ना। संपाती कहते हैं। और संपाती का कंडीशन अभी हम बताए थे कि इसका जो ग्राफीय निरूपण में क्या होता है? दोनों लाइन एक दूसरे पर चढ़े हुए है कि नहीं? दोनों लाइन एक दूसरे को पूरा ढके हुए है, और इस कंडीशन में बहुत सारा हल निकलता है। तो इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। क्या कहते हैं इसको? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होता है इसका? अनेक हल होता है। और तीसरा कंडीशन होता है कि दो को बराबर होगा और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 अब बराबर नहीं होगा c1 बाय c2। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं समानांतर, है ना।
कैसा हल देता है हम लोगों को? समांतर। जो ग्राफीय निरूपण होता है वो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं के बारे में बताए थे कि एक दूसरे से कभी मिलती ही नहीं है। ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है अपने पूरे जीवन काल में। जब नहीं मिलती है तो कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है ना। तो ये 3 अनुपातों का तुलना है। किसी भी समीकरण को आप ये बता सकते हैं तुलना करके। जैसे सपोज करो एक समीकरण लेते हैं, ठीक है। मान के चलो x - 2y = 0। यहाँ समीकरण लिखे हैं, बताना तुम लोग। x - 2y = 0। और दूसरा समीकरण है इसका, दूसरा समीकरण 3x + 4y, 3x + 4y + 20 है, -20 है ना। बताओ ये कैसा समीकरण है? प्रतिच्छेदी। कैसा समीकरण है? प्रतिच्छेदी। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, कुछ नहीं है तो एक। तो 1/3 यानी a1/2 1/3। अब b1/b2 देखा जाए तो कितना आ रहा है? -2/4 कट गया तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 यानी 1/3 और -1/2। क्या ये बराबर हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। इसका मतलब कि कैसा समीकरण है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो इसका केवल और केवल एक हल निकलेगा। ये इसी को अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन को ध्यान रखिएगा। ग्राफीय विधि में इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। और आपका जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो इससे संबंधित बहुत सारा सवाल, 2-3 सवाल आपको मिल जाएगा। आप पिछला क्वेश्चन उल्टा के पढ़िएगा, देखिएगा इससे संबंधित 2-3 सवाल आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल ग्राफीय विधि का हल और ग्राफीय निरूपण इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस समीकरण युग्म के बारे में देखेंगे। 2-3 शर्तें जो रह गई थी उसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 शर्त है। पिछले क्लास में अनुपातों की तुलना हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये चर्चा किए थे कि अगर, है ना, समीकरण युग्म को देखा जाए और उसमें अगर a1/a2 नोट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इस स्थिति में क्या हो रहा था? प्रतिच्छेदी हो रहा था, है ना। जो ग्राफ लाइन आएगा वो कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी होगा। और बीजगणितीय हल की बात करें तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल और केवल एक हल निकलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक हल निकलता है ना। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे हैं। कह रहा कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ये कोई नया बात नहीं है, ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में भी हुआ है। लेकिन नया क्या है इसमें, तो हम लोग को ये याद रखना है कि जब कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे ना तो उसको हम लोग संगत हल भी कहते हैं। उसको समीकरण युग्म का कैसा हल होता है? संगत हल, या इसी को अविरोधी समीकरण भी कहा जाता है। यहाँ आप संगत भी लिख सकते हैं। इसको संगत या अविरोधी समीकरण युग्म कहा जा सकता है। तो संगत होने के लिए क्या शर्त है कि कम से कम उसका कितना हल होना चाहिए? एक हल। अगर कम से कम एक हल है उस समीकरण का तो उसे अविरोधी या संगत कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि जब रेखाएं समानांतर हो तो इसका अनुपातिक क्या था कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं समानांतर होती है, समांतर होती है, ठीक ना। और इसका जो समीकरण युग्म होता है इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो दो रेखाएं होती है एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है ना, बिल्कुल समानांतर चलती है। तो जब कभी नहीं मिल रही है इसका मतलब कि इस समीकरण का कोई हल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब यह खास बात क्या पढ़ना है, तो जब इसका कोई हल नहीं निकले तो इसी को हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं। ये विरोधी समीकरण जो होता है या इसी को असंगत कहते हैं। असंगत, ये जो कभी संग संग चला ही नहीं, संग हुआ ही नहीं, साथ हुआ ही नहीं, है ना, ऐसे याद रखिएगा। असंगत इसको कहेंगे। तो जिसका कम से कम एक हल भी निकल जाए वो संगत होगा और जिसका कोई हल नहीं निकले वो असंगत होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या पढ़े हम लोग,
कि तीसरा कंडीशन ये था कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2। ये तीनों अनुपात जब इसका बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समपाती। और समपाती का कंडीशन ये पढ़ाए थे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी ढक ले तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। और इस कंडीशन में बहुत सारा अनंत हल निकलता है, इसको अनंत हल भी कह सकते हैं ना, या इसी को कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। और इसमें याद रखिएगा कि ये समीकरण जो आश्रित कहलाता है, क्या कहलाता है, आश्रित। और बहुत सारा हल दे रहा है तो इसको तो संगत भी कहेंगे। कम से कम एक हल होना चाहिए संगत के लिए, बहुत सारा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो संगत के लिए कम से कम एक हल था, एक हल एक यहाँ है और बहुत सारा यहाँ है, तो ये दोनों संगत होगा। अब बाकी जिसका कोई हल नहीं निकले, जो समानांतर है उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। क्या इसका कॉन्सेप्ट बन गया? अब लगभग हमारा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो गया, ग्राफ से संबंधित हो या जो भी चैप्टर आने वाला है उससे संबंधित हो, इसको हम लोग बेहतर तरीके से अब पढ़ सकते हैं। ठीक है।